14 साल पुराना राज, एक अगवा शुदा शहजादी और एक खतरनाक मंसूबा। क्या मापारा दरअसल बादशाह की खोई हुई बेटी है और क्या एक लालची शख्स उसे हासिल करने के लिए हर हद पार कर देगा? इस किस्त में एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। रोशन नामी बुरा मुलाजिम एक खौफनाक माजी बयान करता है और अपने मालिक परवेज के साथ मिलकर खतरनाक मंसूबा बनाता है। क्या ये साजिश मापारा की खुशियों को छीन लेगी? आइए ये सब कुछ जानते हैं कनीज शहजादी की सनसनीखेज 7वें किस्त में। कनीज शहजादी 7वें किस्त। मंगू डाकू के साथी नूरे की मुलाकात जिस बूढ़े से हुई थी वो एक रईस के घर मुलाजिम था और उसका नाम रोशन था। नूरे की बात से इत्मीनान हो गया था कि मापारा ही वो लड़की है जिसे 14 बरस कबल उससे छीना गया था। नूरे के पास से वो अपने मालिक के पास आया। उसके मालिक का नाम परवेज था। वो नौजवान था। चूंकि उसके बाप का इंतकाल अभी हाल ही में हुआ था, इसलिए परवेज को अपने बाप की तमाम जायदाद और दौलत मिल गई थी। वो एक औबाश नौजवान था। अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को वो दोनों हाथों से लूटा रहा था। उसके करीब हर वक्त उसके खुशामदी दोस्तों का जमघटा रहता था जो उसे बेवकूफ़ बनाकर उसकी दौलत से खूब ऐश उड़ा रहे थे। रोशन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि परवेज किसी गहरी सोच में बैठा है। रोशन ने कहा, मालिक, तबीयत तो ठीक है, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। रोशन, बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि अब्बा जान की छोड़ी हुई दौलत कब तक साथ देगी। अखराजात काफ़ी बढ़ गए हैं और मैं अब कोई काम धंधा करने की सोच रहा हूँ। परवेज ने जवाब दिया, काम धंधा करें आपके दुश्मन। मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि दौलत हाथ बांधे आपके दर पर खड़ी होगी। जितना जी चाहे खर्च कीजिए, दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? क्या कहीं से कारून का खजाना हाथ लग गया है? परवेज ने उसे ताज्जुब से देखते हुए कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस कदर दौलत मिल सकती है कि आप उम्र भर मज़े से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खैर, दौलत की बात तो जाने दीजिए, तो हाथ का मेल होती है, इधर आई उधर गई। आपको तो इस मुल्क की बादशाहत भी मिल सकती है। रोशन ने कहा, उफ़्फ़ो रोशन बाबा, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि भंग मत पिया करो, मगर तुम तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। देखो तो कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। जाओ जाकर आराम करो, परवेज ने नरमी से कहा। रोशन हंसने लगा। हंसते हुए बोला, आप मेरी बात ही नहीं समझे। ना ही मैं नशे में हूँ और ना ही आपसे मजाक कर रहा हूँ। खैर, पहले आप मेरी कहानी सुन ले, फिर जो चाहे राय कायम कर लीजिएगा। परवेज बेदिली से उसकी तरफ देखने लगा। बूढ़े रोशन ने कहना शुरू किया, मालिक, ये आज से तकरीबन 14 बरस पहले की बात है। उस वक्त में बादशाह के महल में माली था। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा 2 साल का एक बेटा भी था जो मेरी शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था। मैं बहुत गरीब आदमी था। मुझे बचपन ही से दौलत हासिल करने की ख्वाहिश थी। दौलत हासिल करने के लिए मैं बड़े बड़े हवाई किले बनाता था, मगर दौलत मुझसे दूर भागती थी। मुझे माली की हैसियत से जो तनख्वाह मिलती थी वो बहुत थोड़ी थी और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। एक रोज मैंने शाही महल के बाग में बादशाह की बेटी को देखा। वो घास पर घुटनों घुटनों चलते हुए मेरे करीब आ गई। वो शायद कनीजों और मलिका की नजरों से बचकर वहां आ गई थी। शहजादी को देखकर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने सोचा कि अगर बड़े होकर मेरे लड़के की शादी शहजादी से हो जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। उन दोनों की शादी के लिए मुझे कम से कम 18-20 साल का इंतजार करना पड़ता, मगर दौलत हासिल करने के लिए इतना तवील इंतजार भी मुझे मंजूर था। मेरा मंसूबा यह था कि मैं नन्ही शहजादी को अगवा करके उसकी परवरिश करूंगा और फिर जब वो बड़ी हो जाएगी
तो उससे अपने लड़के की शादी कर दूंगा। शादी के बाद मैं खुद ही ये बात बादशाह को बता देता कि मेरे बेटे की जिस लड़की से शादी हुई है वो बादशाह की खोई हुई शहजादी है। जाहिर है अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिलकर बादशाह बहुत खुश होता और मेरे लड़के को भी अपना दामाद तस्लीम कर लेता। रोशन सांस लेने के लिए रुका तो परवेज, जो कि उसकी कहानी बड़ी दिलचस्पी और हैरत से सुन रहा था, बोला, मगर रोशन बाबा, शायद तुमने इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि अगर बादशाह ये पूछता कि तुमको शहजादी कहाँ से मिली थी तो तुम क्या जवाब देते। मैंने इसके लिए भी एक तरकीब सोच ली थी। रोशन ने कहा, मेरी एक खालाजाद बहन हमारे पड़ोस के मुल्क में रहती है। मैंने ये सोच लिया था कि शहजादी को उसके पास छोड़ आऊंगा। बादशाह पूछता भी तो वो कह सकती थी उसको ये लड़की सालों पहले जंगल में से मिली थी। गरज के मैं बादशाह की बेटी को घास के गड्ढे में छुपाकर घर ले आया। उसकी गुमशुदगी की वजह से बड़ा हंगामा हुआ। हर जगह शहजादी को ढूंढ लिया गया, मगर वो भला कैसे मरती। वो तो मेरे घर के तहखाने में पंगूड़े में लेटी दूध पीती रहती थी। कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा पड़ गया। मेरी बीवी को भी इस बात का इल्म था। वो अपने बेटे को भी संभालती थी और शहजादी की भी खबरगिरी करती थी। आखिर एक रोज मैंने बादशाह की नौकरी छोड़ दी और शहजादी को अपनी खालाजाद बहन के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने शहजादी को अच्छी तरह लपेटकर घोड़ा गाड़ी में रखा और वहां से चल दिया। मेरी बीवी मेरे मंसूबे से बहुत ज्यादा खुश थी। वो ये सोचती थी कि हमारा बेटा शहजादी से शादी करेगा तो फख्र से उसकी गर्दन ऊंची हो जाएगी। वो दरवाजे में खड़ी मुझे जाता देखती रही। मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे ख्याल आया कि शहजादी रास्ते में पिएगी क्या। दूध तो मैं घर ही भूल कर आ गया था। मैंने फौरन गाड़ी घर की तरफ मोड़ी। घर पहुंचा तो घर खाली था। मेरी बीवी शायद पड़ोसन के घर चली गई थी। मैंने सहन में पड़ी हुई चारपाई पर से दूध की बाल्टी उठाई, घड़े में से पानी पिया। चूल्हे पर बकरी के गोश्त का सालन पक रहा था। उसमें से 2-3 बोटियां निकालकर खाएं और फिर मैंने जो नजरें उठाईं तो क्या देखता हूं कि तहखाने का दरवाजा चौपट खुला है। अपनी बीवी की लापरवाही पर मुझे बेहद गुस्सा आया। हमारी तमाम कीमती अशिया तहखाने में ही रहती थी। बीवी को बुरा भला कहते हुए मैंने तहखाने का दरवाजा बंद किया और उसमें ताला लगाकर चाबी कमरे में रख दी और फिर घोड़ा गाड़ी में बैठकर दोबारा सफर पर रवाना हो गया। मुझे घर से निकले हुए 1 घंटा ही गुजरा था कि मैं एक काफले से जा मिला। ये काफला भी पड़ोसी मुल्क जा रहा था। फिर मेरा सफर उन काफले वालों के साथ तय होने लगा। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर न थी। दोपहर का खाना खाने के लिए काफला एक सरसब्ज जगह पर रुका तो मैं भी वहां ठहर गया। वहां ठहरे हुए ज्यादा देर न हुई थी कि हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया। काफले वालों में ज्यादा तादाद ताजिरों की थी। डाकुओं ने उनका तमाम माल छीन लिया, बहुत सू को मारा और कई लोगों को जख्मी किया। जब वो लोग मेरी तरफ बढ़े तो मैं शहजादी को गोद में लेकर वहां से भागा, मगर मुझे पकड़ लिया गया। डाकुओं के सरदार ने नन्ही शहजादी को मेरी गोद से छीन लिया और बोला, ये बड़ी खूबसूरत बच्ची है, जरा बड़ी हो जाएगी तो हमारे काम किया करेगी। हम इस बच्ची को पालेंगे। मेरा तमाम मंसूबा धरे का धरा रह गया। वापसी का सफर मुमकिन नहीं रहा था क्योंकि मैं अपनी खालाजाद बहन के घर के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मुंह लटकाए उसके घर में दाखिल हुआ। उसने मेरी खूब आओ भगत की। मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया था। 3 रोज उसके घर में रहने के बाद मैं वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो ये देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा कि घर की तमाम चीजें उसी हालत में थीं जैसी मैं उन्हें छोड़ कर गया था। हत्ता कि गोश्त की पतीली भी अभी तक चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। या इलाही, ये क्या माजरा है? मेरी बीवी कहाँ चली गई है? मैंने घबराकर सोचा। फिर अचानक ही मुझे कुछ याद आ गया, कहीं मैंने उसे तहखाने ही में तो बंद नहीं कर दिया था।
ये सोचते ही मैंने जल्दी से तहखाने का दरवाज़ा खोलकर तहखाने के अंदर झांका। सीढ़ियों के नज़दीक मेरी बीवी और बच्चा मुर्दा हालत में पड़े थे। भूख प्यास की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जो ये समझ रहा था कि मेरी बीवी पड़ोस के घर गई होगी, तो ये मेरी गलत फहमी थी। दरअसल वो किसी काम से तहखाने के अंदर गई होगी और मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मेरी बीवी चीखी चलाई तो ज़रूर होगी, मगर तहखाने की दीवारें बहुत मोटी थीं और दरवाज़ा भी लकड़ी के मोटे मोटे शहतीरों से बनाया गया था, इसलिए अंदर की आवाज़ें बाहर नहीं आ सकती थीं। खैर मैं रूठ होकर चुप हो गया। बादशाह के महल से तो नौकरी छोड़ दी थी, लिहाजा मैं कुछ दिनों के बाद आपके अब्बा जान के पास मुलाजिम हो गया। तो क्या शहजादी अब उन्हीं डाकुओं के पास है? परवेज ने बेसब्री से पूछा। मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, रोशन बोला। आज मैंने ओसी डाकुओं के सरदार के एक साथी को एक निहायत खूबसूरत कनीज को हाशिम ताजिर के हाथ बेचते देखा है। मैंने उस डाकू से ये बात उगलवा ली थी कि ये वही लड़की है जो उस रोज़ मुझसे छीनी गई थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपकी शादी शहजादी से हो जाए तो आपके तो ऐश हो जाएंगे। बादशाह की कोई दूसरी औलाद भी नहीं है। वो अब बहुत बूढ़ा हो गया है, चंद ही रोज़ बाद अपना तख्त व ताज भी आपके सुपुर्द कर देगा। परवेज की आंखें चमकने लगीं और वो मुस्कुराने लगा, मगर फिर कुछ सोचकर वो उदास हो गया। लेकिन रोशन बाबा, हाशिम के कब्जे से शहजादी को किस तरह निकाला जाए, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। उसने कहा, मालिक, जब तक मैं मौजूद हूँ आपको अपना जहन थकाने की क्या ज़रूरत है। अगर शहजादी को कल ही आपके सामने नाला खड़ा करूँ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। रोशन ने बड़े यकीन से कहा। मगर तुम क्या करोगे? परवेज ने पूछा। वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, रोशन ने बड़े इत्मीनान से कहा। उसकी नज़रें खिड़की में लटके हुए पिंजरे पर जमी हुई थी, जिसमें खूबसूरत रंग बिरंगे परों वाला एक परिंदा कैद था। इस दिलचस्प किस्तवार नावल की 8वीं किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।